आइए पॉलिटिकल शो की शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी से आपको परिचय कराती हूँ। खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। आज की पॉलिटिकल न्यूज को डिकोड करने के लिए हमारे साथ राकेश शुक्ला जी और अभय दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहली सियासी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं आज, आखिरी चरण के मतदान से पहले एक नया सियासी दंगल है जो शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। पीएम शाम 5:30 बजे भगवती अमन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर इसके बाद कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां वो 2 दिन तक ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री के इसी ध्यान को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के ध्यान के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। कांग्रेस मांग कर रही है चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के ध्यान के प्रसारण पर रोक लगाए। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब अब की बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश में, उनका भविष्य आने वाले समय में होगा क्या, इस पर वो चिंतित हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि उनकी हताशा है और उनकी विकृत सोच का ये एक तरह का उदाहरण है जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। तो आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री का ध्यान, सियासी घमासान। अब सर प्रचार तो करेंगे नहीं, वो तो ध्यान करने जा रहे हैं, मेडिटेट करने जा रहे हैं, उस पर क्या प्रधानमंत्री ने एक नई शैली विकसित की है। चाहे वो अपनी माँ से मिलने जाए, वैसे तो एक बेटा माँ से मिलने जा रहा है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, लेकिन बेटा माँ से मिलने जाता है तो उसके पीछे पीछे ढेर सारे कैमरे जाते हैं और कई कई घंटे तक उनका टीवी में प्रसारण होता है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। अपनी माँ का भी उन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल किया। जगह जगह पाताल में गए, वहां भी तस्वीर खिंचवाई, आसमान में गए वहां भी तस्वीर खिंचवाई, केदारनाथ में सफेद कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाई, कहीं भगवा वस्त्र पहन के तस्वीर खिंचवाई। लगातार वो अपने कैमरों के साथ यात्रा करते हैं। अपनी हर गतिविधि का पूरी तरीके से मीडियाटाइजेशन उन्होंने कर दिया है, मीडियाकरण कर दिया है उसका, और हर चीज का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यानी आप देखिए, ये हर चीज का मीडियाटाइजेशन भी है और पॉलिटिसाइजेशन भी है, उसका राजनीतिकरण भी है। ये हालत है। अब आपको ध्यान करना है, तपस्या करना है, तो आप जाइए, उसको कौन रोकता है आपको? क्या साधु संत कैमरे के साथ में जाते थे, ये सोचते थे हमारी खबर छपी कि नहीं छपी, हमारी तस्वीर किस मुद्रा में छपेगी, हम कौन से कपड़े उस वक्त पहनेंगे, किस रूप में लोगों के सामने आएंगे, ये तो नहीं होता था। और चुनाव के वक्त जब आप ये कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपने एक मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, तो वो उसका फायदा चुनाव में मिलने, विपक्ष इसीलिए आरोप लगाता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभय सर कर रहे हैं कि साहब जहाँ जा रहे हैं कैमरा को लेकर जा रहे हैं और वो देखा जाएगा, तो फिर इससे तो ये समझा जाना चाहिए कि विपक्ष का डर है, कि विपक्ष को लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखेंगे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो मतलब ये तो चुनाव नतीजों से पहले ही एक तरीके से क्यों ना मान लिया जाए, विपक्ष ने हार मान ली है। विजय जी, विपक्ष के हार का मसला नहीं है, विपक्ष का हार का और जीत का फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की अब इसको आप एक राजनीतिक समझदारी स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, यदि समझें कि भाई प्रधानमंत्री को पता है कि आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, ये एक तरीका हो सकता है ना। अब इसको चुनाव आयोग को देखना कि क्या वो इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का
वो मानता है, उल्लंघन मानता है या नहीं मानता है। और ये साफ बात है जो आप कह रहे हैं उससे सहमत हूँ कि कोई ध्यान देना, कोई पॉलिटिक्स कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो तो मेडिटेट करने जा मेडिटेट कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात ठीक है, वो ध्यान लगाने जा रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं। और कैमरा भी वो आपको कहा नहीं उन्होंने कि आप कैमरा लेकर जाइए, एब्सोल्युटली ये तो किसी को कहा नहीं है कि कैमरा लेकर जाइए। अब आप कैमरा लेकर जाएंगे, वो वहाँ बैठे हुए हैं, उसका सब लोग प्रसारण कर रहे हैं, इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है। लेकिन यदि इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो एक राजनीतिक स्टेप भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेप भी हो सकता है कि वो वहाँ पर पहुँचकर भी चुनाव प्रचार के बाद भी एक कनेक्ट अपने लोगों के साथ रख रहे हैं। और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट जो रहेगा, जैसा कि विजय जी ने बताया कि कैसे एक कनेक्ट वाले नजर से भी आप इसको देख सकते हैं, तो फिर वो सियासी नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा। इसी वजह से विपक्ष की ये बौखलाहट की चुनाव आयोग तक दौड़ लगा दी है विपक्ष ने। देखिए, बौखलाहट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विपक्ष का काम है अपनी बात चुनाव आयोग को कहना, उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री को ध्यान का समय चुनाव के में क्यों आता है? केदारनाथ भी वो गए तो 2019 में गए ध्यान लगाने, मथुरा मंदिर दर्शन करने गए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, और अब वो जा रहे हैं विवेकानंद। ये ध्यान तो कभी पिछले 5 साल में तो कभी विवेकानंद आपको जाकर ध्यान नहीं लगाया उन्होंने। अगर ध्यान का ही वो है तो निश्चित रूप से ये सियासी कवायद है, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? टाइमिंग को अगर आप देखें तो आप इसे सियासी कवायद कह रहे हैं? निश्चित रूप से भाई, अगर मान लीजिए ध्यान की, अगर वो ध्यान करते रहे हैं, वो योग भी करते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम जो है उनके जो ध्यान के कार्यक्रम है वो चुनाव के समय सामने आते हैं। वो मथुरा मंदिर का दर्शन पश्चिम बंगाल का चुनाव, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह की उनकी दाढ़ी, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव। उसके बाद अभी जब सारे मंदिरों में गए तमिलनाडु से लेकर के सब जगह, तो चुनाव से ही लोगों ने जोड़ के देखा। फिर ये पिछली बार केदारनाथ धाम गए थे, अब जा रहे हैं वो वहाँ पर विवेकानंद जाएं, वो अच्छी बात, वो विवेकानंद को मानते हैं। आज से नहीं, मोदी जी अपने समय से विवेकानंद के आदर्श रहे हैं, तो उनको मानते हैं नायक, तो वहां जाने में कोई एतराज नहीं है। हाँ। लेकिन जब आप चुनाव के समय जाएंगे, हाँ, तो उसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, और विपक्ष ने वही निकाले। ये विपक्ष जो सियासी मायने निकाल रहा है, क्या कुछ अति नहीं हो रही है? मतलब दक्षिण भारत में तो वोटिंग भी नहीं है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी जहां पर वो ध्यान लगाने जा रहे हैं, उत्तर के राज्यों के अंदर वोटिंग है। और पिछली बार तो ये कहा गया था कि साहब देखिए उत्तर के इलाकों में वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री केदारनाथ में ध्यान लगाने के लिए चले गए, तो इस बार तो उन्होंने चुनी भी ऐसी जगह है, और इस पर भी विपक्ष को आपत्ति। आप किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, चुनावी दौरा हो या गैर चुनावी दौरा हो, प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पे वो दर्शन करने जाते हैं। जहाँ तक प्रचार की बात है तो 2010 में जब लोकल ट्रेन पे राहुल गांधी जी चढ़े थे तो पूरा मीडिया पीछे पीछे दौड़ा था, उनको खूब प्रचार मिला था, तब किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। 2011 में भट्टा परसौल में जब महापंचायत करने गए थे, खटिया उठा के लोग ले गए थे, तब मीडिया पूरा दौड़ के गया था, तब ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि सियासी प्रचार है। तो जिस देश की जनता उस समय राहुल गांधी को देखना चाहती थी कि उनकी एक्टिविटी हर जगह क्या हो रही है, और देश की जनता इस समय पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, इसलिए उसे दिखाया जा रहा है। उसका कितना राजनीतिक फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये अपने अपने तरीके से आकलन लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर अब ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री का ध्यान टीवी पर प्रसारित ना हो, ममता बनर्जी भी वही मांग कर रही हैं जो अन्य विपक्षी दलों की तरफ से मांग की गई है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। ध्यान का टीवी पर प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन, ये ममता कह रही है। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो मैं शिकायत दर्ज करूंगी, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है। ममता जो है वो सवाल पूछ रही हैं कि कौन ध्यान जो है वो कैमरा लगाकर करता है, और ममता जो है वो ये कह रही हैं कि साहब ये सारा का सारा खेल जो है वो दरअसल ध्यान लगाने का नहीं बल्कि ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का है। ऐसे में सवाल, चुनाव का आखिरी दौर, ध्यान पर दंगल,
इससे चुनावी राजनीति पर आपको क्या लग रहा है सर, कितना असर पड़ सकता है? ये विपक्ष जितनी कोशिशों में लगा हुआ है कि ध्यान प्रसारित ही ना हो। मतदाताओं ने तो अपना फैसला लगभग दे ही दिया है। ठीक है। जो 50-55 सीटें बची हैं उनसे तो ना चुनाव का नतीजा निकलता है। 57 सीटें बची हैं, चुनाव का नतीजा उससे तो ना बदलेगा। मतदाता अपना फैसला दे ही चुके हैं, लेकिन नेता लोग आखिरी सारे बॉक्स हमेशा टिक करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्थिति उनसे छूट जाए। अब जैसे विपक्ष, प्रधानमंत्री को उसी वक्त ध्यान की सूझी, विपक्ष के लिए भी जरूरी है कि वो बताएं कि ये राजनीतिक हथकंडा है, ये अध्यात्म नहीं है बल्कि एक राजनीति है। तो वो विपक्ष भी उसको रेखांकित करना चाहता है, तो वो राजनीतिक प्रतियोगिता जारी है। जी विजय जी, राजनीतिक प्रतियोगिता की बात तो जब चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक प्रतियोगिता है ही, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई आज आखिरी दिन है और उसके बाद खत्म हो जाएगा, मोटे तौर पे चुनाव हो गया। और ये भी मानना कि अब प्रधानमंत्री के ध्यान के बाद कोई वोट डालने जाएगा बीजेपी को देखकर, ऐसा तो है नहीं ना, एक मानस बनता है तो चुनाव को बेसिकली ये लेकर। पोस्टरिंग हो रही है जो की जा रही है। जल्दी से एक लाइन आप जोड़ना चाह रहे थे। ममता बनर्जी की चिंता इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि विवेकानंद जो थे वो बंगाल के थे, और बंगाल में उनका बहुत प्रभाव है विवेकानंद का, और बंगाल में 9 सीटों के चुनाव भी हैं। अच्छा, तो जाहिर है वहां से ममता वो बनर्जी कह रहे जो हैं, है इस वजह से वो करेक्ट कर रही हैं और उनको फिक्र हो रही है कि कहीं उनका होल्ड कमजोर ना हो जाए और इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। मैं आपको जरा सीधे वाराणसी लेकर चलती हूँ। 7वें अंतिम चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी मैदान में है। फिलहाल ये तस्वीरें आप गृहमंत्री अमित शाह की देख रहे हैं। वाराणसी में आज मौजूद हैं। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें आपके सामने बाबा के दरबार में परिवार के साथ गृहमंत्री अमित शाह काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे 7वें और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए जो प्रचार का शोर है वो थमने जा रहा है। 1 जून दिन शनिवार, जब अंतिम चरण 7वां चरण 57 सीटें जिन पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी दौर के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। तो आज शाम प्रचार थमने जा रहा है और इसी के साथ 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान, जिसके बाद इंतजार जो है वो नतीजों के दिन का और बढ़ जाएगा। और ऐसे में सवाल आपके सामने, प्रचार का आखिरी दिन 4 जून को क्या सीन, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जो पुख्ता जवाब है वो तो 4 जून को ही मिलेगा। लेकिन कमोबेश तस्वीर क्या रहने वाली है, जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका आकलन क्या है इस बार तस्वीर को लेकर। जहां से चुनाव शुरू हुआ था 400 पार वाला नारा जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया था, आपको क्या लग रहा है 4 जून को क्या तस्वीर रह सकती है? भाई, भारतीय राजनीति, चुनावी राजनीति की एक डिफॉल्ट सिचुएशन है, मैं मानता हूँ डिफॉल्ट कंडीशन है। जब भी इसको रीसेट कर, कांग्रेस के ज़माने में थी, रीसेट करते थे तो कांग्रेस हो जाती थी कम या ज़्यादा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वो हैसियत मिल गई है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराज़गी है, तरह तरह की नाराज़गी है। इसके बावजूद खींचतान करके भाजपा की सरकार बन जाएगी। विजय जी, अब आज जब पहुंच गए हम आखिरी चरण में तो कयास लगाने का वक्त नहीं रहा। अब तो सब लोगों ने अपने वोट डाल दिए, 57 सीटों को छोड़ दे। और उसमें मोटे तौर पर जो तस्वीरें ये आखिरी चरण की वो भी साफ साफ है कि उसमें कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जैसे अभय जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि सरकार की वापसी की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये तो अलग है कि किस तरह से चुनाव किया गया है, वोट कैसे डाले गए। लेकिन आज की तारीख में ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाने वाली है। बिल्कुल। तो 24 चुनाव का चेहरा भी और विनोद जी 24 चुनाव का मुद्दा भी सब मोदी के इर्द गिर्द ही। नहीं, चुनाव तो मोदी के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार बनी जाएगी या नहीं बनेगी। चुनाव है, चुनाव में सारी संभावनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार रिपीट भी कर सकती है और सरकार हट भी सकती है। इसलिए 4 जून को मैं दोनों संभावनाएं देखता हूँ। आप दोनों संभावनाएं देख रहे हैं। अभय जी और विजय जी जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि मोदी की सरकार तो बन सकती है दोबारा, लेकिन ये भी हो सकता है साथ में कि मतदाता इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक संशोधन पेश करें। वो संशोधन कैसा होगा उसको डिकोड करना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा पहले हुआ है वैसा ही दोबारा हो जाएगा। हाँ। एक करेक्टिव जो है ना, हाँ। वो मतदाताओं की तरफ से पेश किया जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऑपोजिशन को मजबूती मिल सकती है। मोदी सरकार की वापसी कमोबेश तय मानी जा रही है। आपका आकलन जल्दी से सर। अपोजिशन यदि ढंग से लड़ा होता तो मजबूती मिलती। पहले तो अपोजिशन का गठबंधन बनाने में ही लंबी मशक्कत की गई, लास्ट में अपोजिशन का गठबंधन भी नहीं बन पाया। उससे बड़े बड़े पॉकेट वाले जो
क्षेत्रीय दल है वो छोड़ के चले ठीक गए। है। ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट क्रॉस करने के लिए लड़ा ठीक है सर। और ऐसे में आखिरी चरण में बिहार की जो पाटलिपुत्र सीट है वहां पर भी वोट डाले जाने हैं और बीजेपी की ओर से रामकृपाल यादव एक बार फिर यहां से उम्मीदवार हैं। रामकृपाल का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से। एबीपी न्यूज से बातचीत में रामकृपाल यादव लालू परिवार पर प्रहार कर रहे हैं। सवाल तेजस्वी मीसा भारती उठा रही हैं कि 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार देने का, महंगाई का, ये सब कहीं आपने नहीं है, सारा कुछ जुमलाबाजी में चला। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर तेजस्वी से, उनके परिवार जन से और यहाँ के प्रत्याशी से। हमने तो गिनाना शुरू किया, आप तो बीच में रोक दिया। एयरपोर्ट से लेकर बहुत कुछ बोलना था। एयरपोर्ट बन रहा है भीटा में, ये मनेर का पार्ट है वो। कोई एक ऐसा काम बता दे, एक काम जिसने तेजस्वी ने दियारा के इलाके में या मनेर के इलाके के लिए किया हो। एक काम मैं पूछना चाहता हूँ। इसको तो मैं मेरिन ड्राइव से भी जोड़ दिया मुख्यमंत्री की कृपा से। जिस रोड पर आप आए हैं चल करके, वो रोड भी मेरे निर्माण करवाया हुआ है दानापुर से लेके भीटा तक। वो एक काम कहते हैं 17 महीना में मैंने नौकरी दे दिया। अब एक काम, वो 5 डिपार्टमेंट था महत्वपूर्ण उनके पास, रोड विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वो नगर विकास विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। एक काम बता दे, या यहाँ के जो प्रत्याशी उसने एक काम किया हो तो बता दीजिए, मैं कायल हो जाऊंगा। कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने, केवल लूटा है, धोखा दिया है। ज्यादा मुंह मत खुलाइए प्रकाश जी, आप सब जानते हैं। मैं हाँ एक काम जरूर किया है, अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाया है। मेरी संपत्ति 40 साल की सार्वजनिक जीवन है, ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि मेरे पास पूरे 40 साल में अपने जो खानदान की प्रॉपर्टी वो मात्र 4.5 करोड़ का है। उनकी प्रॉपर्टी देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, बिग्घा का बिग्घा खेत, बड़ा बड़ा भवन, फार्म हाउस, न जाने क्या क्या है। ये कहाँ से आया भाई? लोगों को ठगा नहीं रामकृपाल यादव, लोगों को बेचा नहीं है, लोगों की सेवा किया है 24 घंटा 7 दिन। ये मनेर की जनता, दियारा की जनता, पूछिए इनसे। और देखिए एबीपी न्यूज से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस में। प्रधानमंत्री खुद तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर हैं और वो भी दोपहर बाद तक निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन राजनीति जोर शोर से हो रही है। प्रधानमंत्री शाम तक कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है रिटायरमेंट प्लान। केशव मौर्य जी हमारे साथ में है। विपक्ष कह रहा है रिटायरमेंट प्लान पे जा रहे हैं। जो विपक्ष को अध्यात्म की, साधना की, ध्यान की कभी सोच ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, जो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े ही नहीं है, जो परमहंस रामकृष्ण जी को जानते ही नहीं है, जो कन्याकुमारी के उस साधना स्थली के बारे में उनकी कोई सोच ही नहीं है, वो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना घटिया बयान देने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच में जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री जो है खुद तो वो कन्याकुमारी में होंगे, लेकिन अखिलेश, राहुल जो तमाम लोग जो नेता जो विपक्ष के हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो तो दावा कर रहे हैं 80 की 80 सीटें। अभी तक यहाँ आने से पहले लग रहा था कि एक सीट पर मुकाबला भी है, अब तो वो भी नहीं लग रहा है। 80 की 80 सीटें। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये दोनों लोग अहंकारी लोग हैं। 2014 में मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, इसी उत्तर प्रदेश के। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने जनादेश मांगा। 80 में से 73 सांसद हमारे जीते थे।